सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी क्लास 12th बायोलॉजी के साथ उपस्थित हूँ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर मानव प्रजनन। फर्स्ट चैप्टर में हमने शुरू किया पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। इसी सीक्वेंस में हमारा ये दूसरा चैप्टर जो है मानव प्रजनन, दूसरा चैप्टर। तो इस मानव प्रजनन में हम क्या बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रेफरेंस में एक बात बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे हम कि दैट्स द अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन की ही प्रक्रिया होगी। क्योंकि मानव एक विविपैरस, थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को हम रिव्यू करेंगे कि आखिर क्या प्रक्रिया है और किस तरह से मानव में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगी। निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे सामान्य ज्ञान के लिए भी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं और एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, संक्रमण शब्द। संक्रमण जो होता है, संक्रमण काल होता है ये किसी भी मनुष्य के जीवन का। क्या होता है वो संक्रमण काल, उसकी हम बात करेंगे और इसके बाद हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो संक्रमण काल इसको की बात मैं क्यों कर रहा हूं, दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड ऑफ लाइफ। ये ट्रांजिशन पीरियड क्यों होता है? इसको संक्रमण काल शब्द क्यों दिया हमने, तो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक सामान्य मनुष्य का जो जीवन होता है, उसके जीवन में प्रारंभिक अवस्था जो होती है बाल्यावस्था की होती है, उसके बाद किशोरावस्था आता है और किशोरावस्था जब समाप्त होता है तो यौवनावस्था, साधारण भाषा में कहें तो जवान होना शुरू करता है या करती है। तो जो जवानी की प्रक्रिया है, यौवन की जो बात हम करते हैं, ये यौवन काल एक शुरू होता है। इस यौवन काल की हम बात करेंगे। ये काल जो है, यह समय जो है, यही वास्तव में कहा जाए तो जीवन का संक्रमण काल होता है किसी भी मनुष्य के, किसी भी बालक या बालिका के। वहां पर जो बदलाव होते हैं उनकी हम बात करेंगे। सामान्य तौर पर मनुष्य एक विविपैरस प्राणी है। एनिमल्स जो है, जितने भी जंतु हैं, उन जंतुओं को मुख्य रूप से हम दो श्रेणी में बांटते हैं। जंतु जो भी हैं, तो जंतु दो कैटेगरी में भी होते हैं। एक तो सामान्यतः ओविपैरस कहे जाते हैं और दूसरे होते हैं विविपैरस। थोड़ा सा इसको हम समझ लें। ओविपैरस अंडाणु जनित जीव होते हैं जो अंडा देते हैं। जो उनका नया जीवन होता है वो एक अंडे के रूप में होता है, ओविपैरस। दूसरी कैटेगरी जो विविपैरस होती है वो जंतु जनित या जीव जनित होते हैं। इसमें जीव जनित, इसको एक शब्द और देते हैं, जरायुज। जरायुज हिंदी की पुस्तक अगर पढ़ेंगे
तो हिंदी की पुस्तक में ये शब्द है जरायुज प्राणी। तो जरायुज ये होते हैं, यानी कि ये अपने ही तरह के जीव पैदा करते हैं। तो विविपारस प्राणी है। एक बात क्लियर। अब जो प्रक्रियाएं हैं किसकी, तो लैंगिक प्रजनन की, फिर वही बात आ रही है हमारी लैंगिक प्रजनन की। जब भी लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होगी, क्या होगी। हमने प्लांट्स के बारे में बात किया था। बहुत कुछ सिमिलरिटी है प्लांट्स और एनिमल्स में, पौधों और जंतुओं में बहुत भेद नहीं है। समझने की कोशिश करें कि जो भी प्रजनन की प्रक्रिया है, और कौन सी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत प्रक्रियाएं हैं, बेसिक जो कुछ भी है वो लगभग एक जैसा है। क्या है हम जानते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। लैंगिक प्रजनन जब भी होगा तो लैंगिक प्रजनन के लिए हम क्या बात करते हैं, हमने वनस्पतियों के बारे में बात की थी। लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया जब भी होगी, जहां भी होगी, तो उस लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, याद है? दैट वाज द निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। और पूरे लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को हम 3 भाग में बांटते थे। मध्य में निषेचन था, और उसके पहले क्या था, निषेचन पूर्व। निषेचन पूर्व की घटनाएं और निषेचन के पश्चात की घटनाएं। निषेचन पश्चात, ठीक है। तो कलेक्टिवली क्या बात हुई, कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि जो भी लैंगिक प्रजनन होगा, चाहे वो जंतुओं में हो या वनस्पतियों में हो, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में, तो पूरी घटनाक्रम को हम 3 स्टेप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला निषेचन पूर्व की घटनाएं, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट निषेचन की प्रक्रिया, और तीसरा क्या है, निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं। तो मनुष्यों में जो ये घटनाएं हैं वो सिमिलर है वनस्पतियों से भी, दोनों में एक जैसे हैं, लेकिन कुछ अंतर होगा। कैसे क्या अंतर होगा, थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। अब मनुष्य में निषेचन पूर्व की घटना का जो पहला स्टेज होगा वो क्या होगा, क्या होना चाहिए, युग्मक जनन। युग्मक जनन की घटना होगी। सिमिलर है प्लांट्स से। और इसके पश्चात जो है क्या है, अब युग्मक ये 2 तरह के हैं, नर युग्मक है और मादा युग्मक है। बिल्कुल क्लियर है ये। नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु है। शुक्राणु है, स्पर्म, और मादा युग्मक कौन है, तो वो है अंडाणु। ठीक है, ओवम, ये बट नेचुरल बात है, स्वाभाविक सी बात है। इसमें आपको अंदाज होगा कि नर युग्मक जो होंगे नर में बनेंगे, मादा युग्मक मादा में बनेंगे। नर युग्मक का
मादा युग्मक से मिलन, निषेचन कब होगा? जब ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना? तो मनुष्य एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अब करीब आने की प्रक्रिया क्या है? कपुलेशन है, संयुग्मन। और उसके बाद क्या है कि इस स्पर्म का ट्रांसफर होना नर अंगों के द्वारा मादा अंग में इसका स्थानांतरण होना स्पर्म का। तो ये क्या होगा? निषेचन के पहले की घटना, इनसेमिनेशन। ये शब्द एक आता है, इनसेमिनेशन। और ये इनसेमिनेशन की जो प्रक्रिया है, आप कंपेयर कर सकते हो प्लांट्स में होने वाले पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन में याद पड़ रहा था कि पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होके स्टिग्मा के ऊपर जा रहे थे। ठीक यही क्रिया है इनसेमिनेशन की। इस इनसेमिनेशन के प्रोसेस में मेल बॉडी से, नर के अंग से शुक्राणु निकलकर, और वो शुक्राणु नहीं होंगे, वहां पर शब्द आता है सीमेन। एक्चुअली इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सीमेन होता है। तो ये सीमेन ट्रांसफर होके फीमेल जेनाइटेलिया में, मादा जननांग में प्रवेश करते हैं। तो ये प्रक्रिया है इनसेमिनेशन की। इसको किससे हम कंपेयर कर लिए? तो ये प्रोसेस है पॉलिनेशन की जैसे, जो परागण होती है। अब जब इनसेमिनेशन होगा, तो इनसेमिनेशन के पश्चात क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। इज इट क्लियर? और निषेचन होने के पश्चात पौधों में क्या था? डबल फर्टिलाइजेशन था। वो क्रिया यहां पर नहीं है। यहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं है, यहां पर सिंगल फर्टिलाइजेशन है सिर्फ। अब इस सिंगल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। युग्मनज, जो युग्मक शब्द है, ये अब यहां पर युग्मनज होगा। युग्मक और युग्मनज का अंतर समझ लो, युग्मनज हो जाएगा। फिर से थोड़ा सा, युग्मनज किस तरह का होगा? 2n टाइप का होगा, डिप्लॉयड होगा। युग्मक किस तरह के होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं। क्रोमोसोम की संख्या इसमें अगुणित होती है, और यहां पर द्विगुणित हो जाएगी। तो जाइगोट बनेगा। यही जाइगोट फीमेल बॉडी में कहां पर? यूटेरस, यानी कि गर्भाशय, यूटेरस या ओम इसको लिखते हैं, OWOMB, ओम। हिंदी में शब्द है गर्भाशय। इस गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन होगा। यहां पर ये प्रक्रिया एडिशनल हो रही है। क्या हो रहा है? युग्मक बना, और युग्मक बनने के बाद ये युग्मक कहां आएगा? इस गर्भाशय में आएगा, और इस गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन, स्थिरीकरण, वहां जाके गर्भ में स्थिर होगा। यहां से गर्भावस्था शुरू होगी। इम्प्लांटेशन शुरू होने के बाद कौन सी अवस्था शुरू होगी? तो गर्भावस्था शुरू होगी। उस नए युग्मक का, इस जाइगोट का नया जीवन यहां से प्रारंभ हो गया। अब गर्भावस्था की एक निश्चित अवधि है, कितनी याद है ना? साधारण भाषा में क्या कहते हैं? 9 माह। ये अप्रॉक्सीमेट 280 डेज की होगी। अब इस गर्भावस्था में
किसका विकास होगा? तो भ्रूण का विकास होगा। यहाँ पर क्या है? भ्रूण है वो। जब युग्मनज विकसित हुआ तो वो भ्रूण बना और ये भ्रूण परिपक्व होगा और ये न्यू ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। नया जीव एक बन गया, नया प्राणी बन गया, नया मनुष्य बन गया, मनुष्य या मानव बना। अब ये भ्रूण विकसित हुआ तो एक बालक बना। इस पूरी अवधि में वो कहाँ रहेगा? तो इस गर्भ में रहेगा, यूटेरस में उसकी डेवलपमेंट होगी। इस प्रक्रिया के बाद जब ये टाइम मैच्योर होगा तब इस नए जीव का जन्म होगा, बर्थ, जन्म होगा और जन्म के साथ वो एक नया बालक पैदा होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं इन 3 चरणों में पूरी हो रही। निषेचन पूर्व, फिर निषेचन हुआ और निषेचन पश्चात क्या क्या घटनाक्रम। एक रिव्यू हमने देख लिया। पूरे चैप्टर की समरी यही है हमारी। हमको पढ़ना क्या है, अब पढ़ना क्या है, इसको देख लेते हैं। हमारी बातों में बात क्लियर हो गई कि पहले की घटना। तो हम पहले नर जनन की बात करेंगे, मादा जनन की बात करेंगे, अब उसके बाद युग्मक जनन की बात करेंगे। ये सब जनन है। नर जनन अंग की बात होगी। यहां पर मादा जनन की बात करेंगे। युग्मक जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब युग्मक जनन तक बात कहाँ है? निषेचन पूर्व की घटना है। युग्मक जनन हुआ। अब युग्मक का स्थानांतरण, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? स्थानांतरण। स्थानांतरण हुआ जो कि इंसेमिनेशन की प्रोसेस है और इसके पश्चात जाके क्या हो गया? निषेचन की घटना हुई। और निषेचन की घटना के बाद भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास होगा, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। इसके पहले इम्प्लांटेशन होगा, स्थिरीकरण होगा और इसके बाद जन्म होगा और जन्म के पश्चात लैक्टेशन की प्रक्रिया होगी, जो माता के द्वारा अपने नए उत्पन्न हुए संतान को दूध पिलाने के लिए जरूरी है लैक्टेशन की प्रक्रिया। ये सारी घटनाक्रम इस हमारे चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे। अब बात मैं फिर वही लेके आ रहा हूं कि जो संक्रमण शब्द हमने प्रयोग किया कि आखिर संक्रमण क्यों कहा, कि जीवन का ये संक्रमण काल है। हम बात करें यवनारंभ, यौवन की बात, तो इंग्लिश में वर्ड इसके लिए अप्रोप्रिएट दिया गया, दैट्स द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। इस प्यूबर्टी की स्टेज में इसी को हमने ट्रांजिशन पीरियड कहा। ट्रांजिशन पीरियड कहा क्यों? कि जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हिंदी में लिख ले, द्वितीयक लैंगिक वृद्धि या गुण, कैरेक्टर अगर कहें तो गुण, तो द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास यहां से प्रारंभ होता है। ये दोनों में, नर और मादा दोनों में एक समान रूप से होगा, लेकिन कुछ बदलाव होते हैं, कुछ परिवर्तन है कि ये प्यूबर्टी की प्रोसेस मादा में थोड़ा पहले शुरू हो जाती है और रिसेंट जो रिसर्च हुई उसके अकॉर्डिंग सामान्यतः ये 8 से 13 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है, जबकि बालकों में सामान्यतः 9 से 14 साल का समय माना गया है।
यहाँ पर एक बात बिल्कुल हम निश्चिंत हो जाए कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नियम नहीं है। जो हमारे परवरिश है, खान पान है और जो हमारे आसपास का वातावरण है, इन सब के अनुसार इन चीजों में इस समयावधि में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन के लिए बहुत चिंतित होने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन अब क्या हम करेंगे, संक्रमण काल की मैं बात क्यों कर रहा हूं? संक्रमण काल इसलिए कहे, संक्रमण शब्द हम इसलिए प्रयोग किए कि संक्रमण काल ये जीवन का इसलिए होता है जिसको कि हम प्यूबर्टी या यौनारंभ कह रहे हैं। यौनारंभ, ये यौवन का प्रारंभ हो रहा है जीवन में, उस बालक या बालिका के जीवन में, और उनमें तमाम सारे चेंजेज होते हैं। परिवर्तन कहां से क्या होगा, यहां शुरुआत जो होती है, पूरा जीवन बदलना यहां प्रारंभ होता है इस अवधि में। कैसे होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है, इसका हिंदी नाम भी हाइपोथैलेमस ही लिखा जाएगा, घबराने की बात नहीं है, मैं हिंदी में लिख देता रहा हूं, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस से सिग्नल आने शुरू होते हैं, संकेत आने शुरू होंगे। वो सिग्नल क्या होंगे? हेलो, कौन से सिग्नल होंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं, केमिकल सिग्नल होंगे। केमिकल सिग्नल होगा, ध्यान रखना। और ये केमिकल सिग्नल क्या है? ये केमिकल सिग्नल्स है हार्मोन्स, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो हाइपोथैलेमस के बारे में एक और मैं स्टेटमेंट दे दूं, रिव्यू कर लेना, क्लास 11th में तो पढ़ा ही था, फिर से रिव्यू कर लेना। क्या? हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एक टर्म है, दैट इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हेलो, मास्टर ग्लैंड तो सब जानते होंगे, लेकिन ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है। किसका? तो मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेशन देता है, संकेत देगा, केमिकल सिग्नल देगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, FSH और LH, फैलोपियन स्टिमुलेटिंग ग्लैंड्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? गोनैड्स को, गोनैड्स जननांग, रेस्पेक्टिवली टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस मेल के लिए और फीमेल के लिए कौन हो जाएगा? ओवरीज हो गई। तो टेस्टिस और ओवरीज इन्फ्लुएंस होते हैं इन दोनों हार्मोन से। अब रेस्पेक्टिवली क्या होगा? इन केस ऑफ द मेल, ये केस है मेल का, नर का, ये है मादा का केस। अब नर और मादा में यहां क्या होगा? एक हार्मोन होगा जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, और यहां पर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, 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 ये हार्मोन्स दोनों में सिक्रीट होंगे। अब इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, इन हार्मोन्स के प्रभाव की वजह से इनके शरीर में, इसमें
नर और मादा के शरीर में, बालक और बालिका के शरीर में क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ क्या होगा? द्वितीयक, जिसको हिंदी में हम कहेंगे द्वितीयक लैंगिक गुण विकसित होंगे, गुण विकसित होने शुरू हो जाएंगे। और इन द्वितीयक लैंगिक गुणों में क्या होगा? सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, कॉमनली जो दोनों में होता है, बहुत तेजी के साथ उसकी शरीर का विकास होगा और उसकी आवाज में परिवर्तन आएंगे। दो चीजें। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आ जाती है या गुण होता है इस पीरियड में, इस काल में, कि उनका मूड स्विंग होता है। जब भी किसी बालक या बालिका का प्यूबर्टी सीजन शुरू होगा तो उनमें एक कॉमन फीचर जो दिखाई पड़ता है क्या? कि उनमें मूड स्विंग होना। वो नहीं कहते कभी मासा कभी रत्ती, वो कंडीशन हो जाती। कभी खूब चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन होगा, एग्रेशन होगा बिहेवियर में, कभी नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये तीन प्रारंभिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, प्रारंभिक कैरेक्टर्स जो चेंज होंगे। इसके साथ साथ अब कुछ अलग अलग चेंजेज होंगे। अब नर में होने वाले चेंजेज, नर या बालक में जो चेंज होगा, मेल में जो चेंजेज होंगे, वो होगा डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस विकसित होंगे। टेस्टिस के साथ पेनिस का डेवलपमेंट होगा। उसका जो लैंगिक अंग है टेस्टिकल और पेनिस में इनलार्जमेंट होगा। इनके साथ साथ एक कॉमन फीचर और नहीं हमने छोड़ा, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द हेयर्स इन द प्यूबिक रीजन्स। आर्मपिट और थाई पिट दोनों में, दोनों को कॉमनली हेयर ग्रोथ होना शुरू होगा। ये कॉमन फीचर है। तो 4 कॉमन फीचर ऐड कर लेना। 1, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक, दैट इज द रैपिड ग्रोथ इन द बॉडी, और इसके साथ ये चौथा जोड़ लेना क्या? हेयर। और स्पेसिफिक जो कैरेक्टर्स है, सेकेंड मस्क्यूलेचर है। मसल्स इसमें, मस्क्यूलेचर इसमें बढ़ जाएगा, मांसपेशियां प्रौढ़ होना शुरू हो जाएंगी। और स्पेशली एट द शोल्डर रीजन, कंधे पर और जांघ पर, इस मेल के केस में मसल्स ग्रोथ होगा। इसके साथ साथ उसकी जो वॉइस होगी डीप होगी, वॉइस डीप हो जाती है, भारी होने जाती है, हैवी हो जाती है। ये स्पेसिफिकली मेल में होंगे। अब फीमेल में, मादा या बालिका में क्या चेंजेज होंगे? तो उस बालिका में जो चेंजेज होंगे, दैट इज द मेजर चेंज, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। सबसे जो सिग्निफिकेंट फीचर है उसमें से एक फीचर क्या होगा कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, उसके स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाएगा और ब्रेस्ट के साथ उसका पेल्विक रीजन, स्पेसिफिकली हिप रीजन पर, हिप पर फैट डिपोजिशन होगा, थिकनिंग होगी। एक्चुअली दैट इज द विकसित होना, जो पेल्विक रीजन है उसका विकास होना होता है, जहाँ की यूटेरस लोकेट करता है और डेवलपिंग बेबी को स्पेस देने के लिए, उसके विकास होने के लिए जगह देने के लिए वो रीजन डेवलप होता है। इन सब के साथ जो सबसे मेजर इवेंट एक फीमेल के केस में आता है वो क्या होता है? आइडिया है आपको? दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू हो जाना एक बहुत बड़ा फीचर किसके केस में आएगा? तो फीमेल के केस में आएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मासिक चक्र कहेंगे हिंदी में। इसको मासिक चक्र या मासिक स्राव कहा जा सकता है। ये एक स्पेसिफिक फीचर शुरू हो जाता है।
और इस स्पेसिफिक फीचर को ये सिग्निफिकेंट मान लिया गया कि दैट फीमेल, दैट बेबी इज गोइंग टू बी मैच्योर। यहां से शुरू होता है। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, होते हैं। सिर्फ इसी केस में नहीं, फीमेल के केस में ही नहीं, मेल के केसेज में भी जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जटिलताएं आ जाती है। और जो सारे परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को से वो बालक या बालिका अनजान होते हैं, और इस अनजान होने की वजह से उनको शारीरिक से ज्यादा मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। मेरा इस टॉपिक को डिस्कस करने का डिटेल में पर्पज सिर्फ इतना है कि आप एक बार फिर इन सारी बातों को समझें और अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को इस बारे में आप खुलकर बताएं, क्योंकि आज के दौर में भी और पहले के दौर में भी, अब तो कुछ हम सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम हर प्लेटफार्म पर, एकेडमिक प्लेटफार्म पर सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर घरों में, परिवारों में सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं हो सकती है। अगर आपने कहा कि हमारे लिंग में, पेनिस में कोई प्रॉब्लम है, किसी लड़की ने कहा कि उसके वजाइना में कोई प्रॉब्लम हो रही है, योनि में, तो एक तरह से इसे सोशल स्टिग्मा मान लिया जाता है। सामाजिक स्तर पर इसके बारे में खुलकर बात करने को लोग तैयार नहीं है परिवार में। इसलिए मैं स्पेशली इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं। इतना डिटेल में हमारे बुक में इसके बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए जो कि आपके जीवन में आवश्यक है, उस पर आप बात करें। आप जब इस बात को प्रमोट करोगे तब दूसरे लोग इस बात को समझेंगे। अभी एक मेरा मानना है या दुनिया का मानना है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, कि जिस तरह से हमारा उत्सर्जन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उसी तरह से प्रजनन तंत्र भी, जनन तंत्र भी है। तो इसमें इस छिपाने की क्या आवश्यकता है, इस पर बात होनी चाहिए। तो इसी से मैं फोकस कर रहा हूं कि इस पर कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारी परेशानियां होती हैं इस अवस्था में, और यही वजह है कि इसको हमने क्या कहा, ट्रांजिशन पीरियड ऑफ लाइफ। इतना बड़ा बदलाव उस बालक या बालिका के जीवन में पहले कभी नहीं आया था और आने वाले समय में भी नहीं आना है। और आने वाले समय में अगर जो परिवर्तन होने हैं जीवन में, शरीर में, इतने ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने हैं। तो दैट्स व्हाई दैट इज द ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल। ये सब इसी से प्रयोग किया जाता है कि ये जीवन का संक्रमण काल है, कौन, प्यूबर्टी, यौनारंभ। तो एक बात फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो भी परेशानियां हैं, किसी को भी उस पर आप बात करें, परिवार में बात करें और उचित उसका इलाज करें। डॉक्टर से जरूर मिले, संपर्क करें, किसी भी योग्य डॉक्टर से मिले और बात करें। किसी झोला छाप, किसी ऐरे गहरे से इन सब बातों की चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने घर के बड़े लोगों से बात करें, और उसके बाद फिर कोई समस्या हो रही है तो एक किसी सुयोग्य डॉक्टर से बात करें और सलाह लें, समुचित समाधान करें। ये हेल्दी लाइफ के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट चैप्टर में भी इस बारे में हम बात करेंगे। तो ये थे हमारा प्रीवियस टॉपिक
इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, इसको हम ये कह सकते हैं कि मानव जनन के चैप्टर की शुरुआत करने के पहले मेरा ये प्रयास है कि आपको कुछ जानकारियाँ हैं आपके पास, लेकिन उसको रिव्यू करें और जाने समझें, खुद भी जागरूक रहें, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक रखें और समुचित जानकारी रखें। यही सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म की महती जिम्मेदारी है जिसमें हम लोग लगे हैं और आप लोगों का सहयोग चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे।